किसी भी देश का संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था और देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। तो आज हम अपने चैनल पर जो पाठशाला स्टार्ट कर रखे संविधान की, उसका हम फोर्थ जो पार्ट है वो करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखे गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम एक्सप्लेन करें उससे पहले हम ये समझेंगे कि होते क्या है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो है जो किसी भी राज्य को चलने के लिए दिशा निर्देशित करता है। तो कुछ महत्वपूर्ण विषय जो हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखे हैं और उनको देखकर कोई भी राज्य एक तरह से क्या बन सकता है, लोक कल्याणकारी राज्य बन सकता है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक अंकित किए गए। अगर हमारे देश की सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, इन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अगर अपनाकर चलती है, इन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अगर पालन करती है, तो हमारे देश की सरकारें जनता के हित में कार्य करने वाली हो सकती है। तो हम एक एक अनुच्छेद को परिभाषित करते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या अंकित है। तो संविधान का अनुच्छेद जो 36 है उसमें परिभाषा दी गई है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत उनको किस तरह लागू करने की। तो देखिए, जब कोई भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, अगर सरकार मानती है तो उसमें सरकार की भलाई होती है, लेकिन अगर सरकार नहीं मानती तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसे हमने पिछले अध्याय में किया था कि मौलिक अधिकारों को अगर सरकार नहीं मानती है तो हम चुनौती दे सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या जिला न्यायालय में, जहाँ भी हमें सुविधा हो तो हमें चुनौती दे सकते हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को चुनौती नहीं दी जा सकती। इस तरह के इनको परिभाषित करना अनुच्छेद 36 में है। अब हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 37 में क्या लिखा हुआ है। 37 में लिखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के द्वारा वाद योग्य नहीं होंगे। स्पष्ट लिख दिया। अगर सरकार अपनी सुविधा के अनुसार इनको मानती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये न्यायालय में वाद, इनके लिए कोई भी विवाद होगा तो न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। लेकिन फिर भी देश के शासन में इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। विधि बनाकर इन तत्वों को लागू करना राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा। ये सब व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 37 में की गई है कि जो तत्व 36 से लेकर 51 तक अंकित किए गए हैं उन पर कानून बनाकर अगर देश में लागू किया जाए तो सरकार की उसमें भलाई है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो कोई भी न्यायालय में इनके विषयों को नहीं उठाया जा सकता। नेक्स्ट, अनुच्छेद 38 में व्यवस्था की गई है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को प्रमाणित करे। राज्य लोक कल्याण को बढ़ाने का प्रयास करेगा और राज्य आय के असमानता का जो वितरण है, यानी कि उच्च और निम्न जो आय के आधार पर लोग हैं, उन सुविधाओं और अवसरों की क्या करेगा, समानता से उनको समाप्त करने का प्रयास करेगा। यानी कि जो धन के आधार पर असमानता है उसको राज्य खत्म करने का प्रयास करेगा। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 38 में अंकित है। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं कि अनुच्छेद 39 में क्या लिखा हुआ। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व निर्धारित किए गए। कुछ तत्व नीति निर्देशक तत्व है जो राज्य जिनको क्या करे, निर्धारित करे। 39 में व्यवस्था है कि पुरुष और स्त्री को समान काम के लिए समान वेतन। ये इस तरह का प्रश्न बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद में स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन की बात कही गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 39 के अंदर तो फर्स्ट में कहा गया कि स्त्री हो या पुरुष हो काम के लिए समान वेतन दिया जाए। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व नियंत्रित इस प्रकार बांटा हो कि जिसमें सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप हो। यानी कि कोई भी प्रकृति के द्वारा दिए हुए कोई भी भौतिक संसाधन है उन पर अधिकार इस एक व्यक्ति का ना हो, इस तरह अधिकार हो कि उससे जो लाभ हो वो ज़्यादातर लोगों को मिले। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिसमें धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो, यानी कि ज़्यादातर सब लोगों के हित में हो, किसी एक व्यक्ति या एक समूह के हित में ना हो।
पुरुष और स्त्रियों को दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था। पुरुष और स्त्री कर्म जो भी काम किया जाएगा वो स्वास्थ्य और शक्ति या बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जिनकी आयु व शक्ति के अनुकूल ना हो। यानी कि स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए व्यक्ति क्या करे, कोई काम करे, ऐसा राज्य को भी क्या करनी होगी, व्यवस्था करनी होगी। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बालकों को अल्पविपयी व्यक्तियों को शोषण से या नैतिक और आर्थिक परित्याग से क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। यानी कि देखिए, बच्चे देश का भविष्य। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है कि उनका जो बचपन है वो बहुत ही गरिमामय होना चाहिए, किसी भी तरह से अनैतिक कार्य उनके साथ ना हो। अनुच्छेद 39 क में व्यवस्था की गई है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अब देखिए, ये अनुच्छेद क यानी कि किसी भी अनुच्छेद के आगे क, ख, ए, बी, सी होता है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि ये संविधान के बाद में संशोधन करके कुछ जोड़ा गया है। तो 39 क में है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 40 कहता है संविधान का कि ग्राम पंचायत जो हमारी है उनका संगठन राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अब 1947 से देश आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान लगा, लेकिन 1992-93 तक हमारे देश में संवैधानिक संशोधन नहीं किया गया था और ना ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर कि यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया हो। वैसे 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहल की थी और पहली बार नागौर में पंचायती राज की व्यवस्था की थी, लेकिन पूरे देश के अंदर इसको 1992 में एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या किया गया, व्यवस्था किया गया और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया, लागू किया गया। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम करने और काम को पाने वालों के लिए शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा और निःशक्तिय लोग जैसे कोई भी दिव्यांग जन है वो किसी भी तरह से उनकी दशाओं में कोई अभाव है तो उनको सरकार क्या करे, उनकी सहायता के लिए कुछ काम करे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो बुढ़ापा पेंशन दी जाती है, विकलांगों को पेंशन दी जाती है, विधवाओं को पेंशन दी जाती है और कोई किसी तरह के लोग ऐसा ही है उनको कोई ना कोई सहायता दी जाती है। वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 41 के तहत देखकर वो काम सरकारें कर रही है। अनुच्छेद 42 में व्यवस्था की गई है कि काम की न्याय संगत और उसके मन के मुताबिक दशाओं का एक प्रसूति सहायता या उपबंध राज्य काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अब यानी कि गर्भवती महिलाएं जहां काम करती है उनको छुट्टियों की व्यवस्था, उनसे किस तरह का काम करवाया जाए ये व्यवस्था, ये संविधान के अनुच्छेद 42 में सामने है। आज जो महिलाएं ऑफिसों में या स्कूल में, कॉलेज में जहाँ भी काम करती है तो उनको मैटरनिटी लीव देना, CCA लीव देना, ये सब क्या है, संविधान के अनुच्छेद 42 में है कि देश का भविष्य जो उनके बच्चे हैं उनको एक अच्छा तरह का वातावरण में मिल सके। संविधान के अनुच्छेद 43 में व्यवस्था की गई है कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, काम का प्रबंध, रोजगार का और ग्राम्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तो संविधान के अनुच्छेद 43 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए गांवों के अंदर कुटीर उद्योगों को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए और रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जाए। संविधान के अनुच्छेद 44 में व्यवस्था की गई है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। लेकिन ये आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि भारत के अंदर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। समान सिविल हर सरकारी संस्था में हर जगह एक जैसे ही कानून और एक जैसे ही व्यवस्था पूरे भारत में हो, जिसमें चाहे वो शादी का मामला होता है, चाहे सामाजिक व्यवस्था का मामला होता है, उसमें किसी भी तरह से धर्म को आगे नहीं लेके आना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 45 में व्यवस्था की गई है कि शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष के नीचे की आयु के बालकों को शिक्षा के लिए व्यवस्था जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्र है 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की देखभाल करने के लिए। अब देखिए, बचपन को अच्छा बनाने के लिए क्रैच की व्यवस्था होना, आंगनवाड़ी व्यवस्था होना और गर्भवती महिलाएं जो होती है उनके स्वास्थ्य के प्रति, किशोरियों के स्वास्थ्य के प्रति, तो ये क्या है कि अनुच्छेद 45 में व्यवस्था की। आज हमारे देश में जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं और गर्भवती महिलाओं के जो सुरक्षा या उनके जो पौष्टिक पोषण की बात की जाती है, वो संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत हो रहा है। अनुच्छेद 46 में व्यवस्था की गई है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्ग जो है, कमज़ोर वर्ग है, उनको शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना। अब हम देखिए, आपको बताए, हमारे किसी भी संस्थानों में या जो बच्चे स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जो कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं, एससी और एसटी को, ओबीसी को और भी किसी कारण से बीपीएल जो लोग हैं उनको क्या आर्थिक सुविधाएं दी जाती है, किताबें जो फ्री दी जाती है, यूनिफॉर्म दी जाती है, वो संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार वर्णन किया गया है। ये प्रश्न भी ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संविधान के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सहायता देने के लिए या उनको उनके शिक्षा के लिए जो प्रबंध किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के कौन से अनुच्छेद में अंकित है, तो वो अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 में लिखा गया है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अब राज्य का कर्तव्य होगा, क्योंकि किसी भी देश की जनसंख्या होती है उस राज्य के लिए क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो कर्मशील जनसंख्या ही देश की अर्थव्यवस्था को क्या करती है, धार देती है, देश की अर्थव्यवस्था को क्या करती है, आगे बढ़ाती है। तो कुपोषण के शिकार से बचाने के लिए और स्वस्थ नागरिक देश में रहे, इसलिए पोषाहार और उनके जीवन स्तर यानी कि लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए और लोक स्वास्थ्य में उनके सुधार के लिए राज्य का एक मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। जब उसी में अंकित किया गया है कि मादक पदार्थ जो होते हैं, नशीले जो पदार्थ होते हैं, उनको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो राज्य सरकारें उन पर प्रतिबंध लगाए। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो 47 अनुच्छेद है, वो इसका हिसाब तो ये कहता है कि आज देश में, हमारे देश में दारू के ठेके छुड़ाए जाते हैं, जगह जगह दारू के ठेके लगा रखे हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, सब चीज़ें ये बिक रही है। इन पर ड्यूटी ये बनती है राज्य की कि वो इन पर प्रतिबंध करे। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, वो आय के बहुत बड़े संसाधन सरकारों के लिए बन गए हैं, तो वो उस पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रही है। तो ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 47 में की गई है। संविधान का अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन का संगठन। अब देखिए, महात्मा गांधी इस बात के हमेशा समर्थक रहे हैं कि भारत गांवों का देश है और भारत के लोग को कभी भी बेरोजगार नहीं होंगे अगर वो पशुपालन और कृषि कार्यों में क्या होते, लगे रहते हैं। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करने का प्रयास करेगा। राज्य जो गाय के बछड़े हैं, गाय है, दुधारू जानवर है और जो वाहक पशु है, जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं, उनकी नस्लों का उनकी जो नस्ल है उनको बनाए रखे, उनका परीक्षण करके उनमें सुधार करे, उनके वध करने पर प्रतिरोध करे, उनको रोके, उनके लिए कदम उठाएगा। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 47 में किया गया है। और संविधान का अनुच्छेद 48 गौ की हत्या करने पर क्या करता, प्रतिबंध भी करता है। इसका हवाला देकर केंद्र सरकार क्या करती है, इसके लिए कोई कानून बना सकती है और व्यवस्था कर सकती है। इसी तरह संविधान का अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये विषय बाद में जोड़ा गया है।
तो जिसको दर्ज किया गया है संविधान के अनुच्छेद 48 क में। इस तरह का प्रश्न भी कभी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण का विषय संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है, यह राज्य के किस अनुच्छेद में अंकित है। तो 48 क पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य सरकारों का काम है, उसके लिए वो प्रयास करेगी। अनुच्छेद 49 में लिखा हुआ कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण, उनकी रक्षा, रखरखाव और देखभाल और उनको विनाश से बचाना राज्य सरकारों का काम होगा। अब देखिए, जो भारत की धरोहर है, जो संस्कृति है, कोई भी पुराना किला हो सकता है, कोई भी पुराना तालाब हो सकता है, कोई भी मीनार वगैरह कुछ भी हो सकता है, जो हमारी विरासत है, इतिहास है, उसको संभाल कर रखना, उसका रख रखाव करना, और अगर वो जीर्ण अवस्था में है तो उनको दोबारा से सुधारना, ये राज्य और केंद्र सरकार का क्या होगा, काम होगा। ये संविधान के अनुच्छेद 49 में लिखा है कि हम अपनी पुरानी विरासत को क्या करें, संभाल कर रखें। अनुच्छेद 50 में लिखा गया है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और अपनी जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसमें पृथकीकरण होना चाहिए, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का संगठन नहीं होना चाहिए, क्योंकि संगठन होगा तो किसी भी तरह से न्यायपालिका स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो राज्य का कर्तव्य होगा कि वो लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखे, पृथकीकरण का सिद्धांत है उसको माने। अनुच्छेद 51 में व्यवस्था की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि, यानी कि जो भी भारत देश होगा वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तत्व के तहत इन नियमों का पालन करेगा दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने में। पहला होगा जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि रखे, हमेशा विश्व में शांति बनाए रखे, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखे, हर एक देश के साथ न्यायपूर्ण और एक सम्मानजनक हमारा संबंध होना चाहिए। संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि जितनी बाध्यताओं के प्रति आदर रखना चाहिए। जो भी संधि हमारी किसी देश के प्रति हो गई है उस नियम को ना तोड़े, इसका मतलब ये है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करें। हमेशा भारत सरकार का या भारत देश का ये होना चाहिए कि जब भी ये दो देशों के बीच कभी विवाद होता है तो मध्यस्थता का रास्ता अपनाए और उसी के लिए लोगों को प्रोत्साहित करे और खुद भी उसके लिए क्या करे, प्रयास करे। तो आज के संविधान के पाठशाला में संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हमने वर्णन किया कि किस तरह से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक सरकार के लिए एक सलाह देने वाले होते हैं, एक सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। अगर इनको माना जाए तो कोई भी राज्य कल्याणकारी हो सकता है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ने का मतलब यही था कि अगर जनता के हित में काम करना है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक सड़क की तरह होंगे जिस पर राज्य सरकारें अच्छे तरीके से अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। अगर राज्य सरकारें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को एक सड़क मान के उस पर चलती है तो वो कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकती है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा संविधान का भाग है। आज की पाठशाला में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन लोगों को आवश्यकता है उनको आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।